औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक मालिक राज़िक वाहदहु ला शरीक है, पूरी कायनात का मालिक है, मेरा और आपका रब है। हज़ारों करोड़ों लाख मुतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। जेंटलमैन, एज यूजुअल वी स्टार्ट विद द न्यू लेक्चर। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एज यूजुअल जैसे आपको पता है मैं आपसे कोई अच्छी चीज़ को अच्छा मैसेज शेयर करता हूँ। आज का मैसेज है पहला, अल्लाह डजंट बर्डन अ सोल बियॉन्ड दैट इट कैन बी बेयर। बेशक मेरा रब, बेशक खालिक़ कायनात, सूरह बकरा की आयत है कि इंसानों को उसकी हैसियत से या उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा किसी को लोड नहीं किया जाता और उसकी कैपेसिटी के अंदर ही उसको लोड किया जाता है। सो इट आल्सो रिलेट्स टू आवर पोटेंशियल कि रब्बे जुल जलाल ने इस कुरान शरीफ की इस आयत में, इस चीज़ में हमें थोड़ी टू वर्क टू इन्हांस आवर कैपेसिटी बिल्डिंग कि किसी भी मिजाज को, किसी भी इंसान को, किसी भी रूह को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसको बर्डन या उस पर बोझ नहीं डाला जाता। दूसरी है, रिमेंबर दुनिया इज़ लाइक ड्रॉप ऑफ वाटर, आखिरत इज़ लाइक अ ओशन। ये समवट थोड़ी रिलेशनशिप है हमारी कि हम वट एवर वी डू वी शुड रिमेंबर दैट कि हेयर वी हैव टू डू समथिंग टू गेट इट्स रिवार्ड इन दिस वर्ल्ड एज वेल एज हेयर आफ्टर। आज के बाद की जो दुनिया, मरने के बाद की जो दुनिया, आखिरत जो है उसका भी रिवार्ड लेना है। और उसके लिए हमारी सिर्फ और सिर्फ बजाय इसके कोई हमारे ज़ाती वेस्टेड इंटरेस्ट हो, हमारी सेल्फिश अप्रोच हो, हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी कम्युनिटी के लिए नॉलेज के थ्रू, इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ समबडी, इट इज़ टू ईज अप समबडी एंड इट इज़ टू परफॉर्म समबडीज गुड जॉब एंड टू मेक समबडी कंफर्टेबल। किसी को मोटिवेट करना, आप किसी के बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं इस तरह ट्रेन करें जैसे अपने बेटे को किया जाता है, किसी छोटे को डील कर रहे हैं इस तरह करें जैसे अपने छोटे भाई को डील किया जाता है। तो दिस इज द रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह इंशाल्लाह विच विल बी गिवन टू अस इन दिस वर्ल्ड एंड इन द लाइफ हेयर आफ्टर। Gentlemen, before we move to the lecture 13, I would like to share with you the summary of lecture 12 which we covered last time कि हमने क्या उसमें पढ़ा था, so that we recapitulate the salience of that lecture so that we are on the same page, हम एक ही पेज पे हों, एक ही conceptual लाइन पे हों, so that कि आगे हमें रिटेन करना चीज़ें आसान हो जाए। पिछले लेक्चर में हमने चीज़ कवर की थी, we practically discussed the role of accounting records in an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का क्या रोल होता है उस पर बात हुई थी कि क्या उसकी इम्प्लीकेशंस हैं, क्या उसकी प्रोन्स हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, क्यों वो मेंटेन करना चाहिए, डिसीजन मेकर्स के लिए क्यों वो ज़रूरी है, और डाटा क्यों इस तरह दिखाया जाना चाहिए सो दैट इट इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर दी स्टेक होल्डर्स। इनकम स्टेटमेंट की बात हुई थी, डिस्क्राइब द इनकम स्टेटमेंट। हमने इनकम स्टेटमेंट की बात की थी कि नेट रेवेन्यूज में से जब नेट एक्सपेंडिचर्स निकाले तो नेट इनकम आ गई, तो इनकम स्टेटमेंट पे बात हुई थी। उसके बाद स्टेट द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स प्रैक्टिकली। कुछ हमने न्यूमेरिकल्स, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस एकेडमिकली लिखी, उनको फिर हमने पोस्ट डाउन किया डिफरेंट जो उनके हेडिंग्स थे उनके अंदर कि क्रेडिट और डेबिट के क्या रूल्स एप्लीकेबल हैं और इनकी अलाइनमेंट, इनकी रिकॉर्डिंग, इनको डॉक्यूमेंट कैसे करना है। उसके बाद स्टेट द रोल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट्स प्रैक्टिकली। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसके मतलब हमने बात की थी, वी रेड अबाउट दैट एंड वी कवर द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कि हाउ टू गो अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको कैसे हैंडल किया जाता है, इसको कैसे लर्न किया जाता है और इसको कैसे आगे पॉजिटिवली लिया जाता है। स्टेप्स इन द अकाउंटिंग साइकिल, फिर हमने अकाउंटिंग साइकिल के जो डिफरेंट स्टेप्स थे वन बाय वन उन पर डिटेल में बात की थी, किस स्टेप पे क्या होना चाहिए, किस स्टेप पे को कहाँ उसकी एंट्री पोस्ट होनी चाहिए, कहाँ उसका जर्नल बनना चाहिए, कहाँ उसकी लेजर मेंटेन होनी चाहिए और किस तरह डिफरेंट स्टेटमेंट्स की शेप में अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होता है। एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या यूजेज है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, उस पर भी बात हुई थी। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होती है इसके ऑब्जेक्टिव्स या एम या थीम क्या होता है, इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हैं,
सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और जो इसको किस तरह रिवील किया जाता है फॉर द स्टेक होल्डर्स, और जो पीपल हु मैटर इन डिसीजन मेकिंग किस तरह इसको रिलेट करते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या था उस पर भी बात की थी हमने। नाउ विद दिस नाउ वी स्टार्ट द न्यू लेक्चर, दैट इज द अकाउंटिंग साइकिल कंटिन्यूड एंड दैट इज प्रिपेयरिंग वर्कशीट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि वर्कशीट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। नो विल डिस्कस ऑन द सब्जेक्ट अबाउट दैट। हम बात कर रहे थे कि गैप, फॉलोइंग गैप से हमने शुरू किया। गैप is a generally accepted accounting principles that is known as GAAP. GAAP stand for generally accepted accounting principles. These are the accrual based accounting is used. The revenue is recognized when earned. ये इनके कुछ principles हैं basic कि revenue उस वक्त recognize किया जाता है when it is earned. Expenses are recorded in order to be matched against the generated revenue. जो कुछ रेवेन्यू जनरेट हो उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं टू जनरेट दैट रेवेन्यू, वो एक्सपेंसेस के तौर पे एक्नॉलेज किए जाते हैं। व्हाट आर एडजस्टिंग एंट्रीज? एडजस्टिंग एंट्रीज क्या हैं? एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड टू ब्रिंग अकाउंट्स टू करेक्ट बैलेंसेस बिफोर प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले जो एडजस्टिंग एंट्रीज की जाती हैं वो अकाउंट्स इनकरेक्ट बैलेंसेस, अकाउंट्स की करेक्टनेस के लिए, एक्सपेंडिचर क्रेडिट और डेबिट को इक्विवेलेंट करने के लिए और उनकी रीअलाइनमेंट के लिए कुछ एंट्रीज की जाती हैं, उनको एडजस्टिंग एंट्रीज के तौर पे याद किया जाता है। वर्कशीट असिस्ट इन दिस प्रोसेस, वर्कशीट जो है एडजस्टिंग एंट्रीज के प्रोसेस में असिस्ट करती है, अपना रोल प्ले कराती है, और जो अकाउंटेंट होता है या अकाउंट होल्डर होता है उसको कंफर्टेबल करती है टू मूव फॉरवर्ड। द अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल पे थोड़ा सा अगर हम गौर करें, as we see there are 5 steps, there are 5 blocks made as shown on this slide. Number 1 block is business transactions, then number 2 block is the journal, that is the book of original entry, then is the number 3 block is the book of final entry, that is ledger, so then is the trial balance number 4, and then is the worksheet. So this accounting cycle also leads us to how the emergence or how the worksheet is created. आप अगर इसी स्लाइड पे फोकस करें तो पहले स्टेप में बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई, जो बुनियादी चीज है जो किसी भी बिजनेस के फलने फूलने के लिए ज़रूरी, उसकी ग्रो करने के लिए होती है। उसके बाद बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्रीज की बुक को आपने रीड किया और उसको जर्नल के तौर पे आपने रिकग्नाइज किया। उसके बाद जब आपने जर्नल किए तो इन जर्नल को आपने पोस्ट किया इन दी फाइनल एंट्री, दैट इज नोन एज लेजर, तो आपने बुक ऑफ फाइनल एंट्री में इनको ऐड कर दिया। फिर इसके बाद ट्रायल बैलेंस पे आ गए और फिर वर्कशीट स्टेप, लास्ट स्टेप पे आ गए। सो अकाउंटिंग साइकिल कवर्स 5 स्टेप्स एज शोन ऑन व्यू फाइल दिस स्लाइड। 1 is the business transaction, then the book of original entry, then the book of final entry, then the trial balance, and obviously of last is the worksheet. वर्कशीट जो है इसको जब आप फर्दर देखें तो इस स्लाइड पे जरा गौर कीजिएगा। वर्कशीट ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस स्टेटमेंट। छठा स्टेप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट जो इनकम स्टेटमेंट में से सबकी वर्कशीट जब बन गई, इनकम स्टेटमेंट से स्टेटमेंट ऑफ द ओनर्स इक्विटी आई और उसमें से बैलेंस शीट जो निकली वो जनरेट होगी स्टेप 6 के बाद एज बैलेंस शीट। तो वर्कशीट की बात कर रहे थे हम। वर्कशीट में अगर हम गौर करें तो द यूज ऑफ वर्कशीट इज ऑप्शनल, ये कुछ इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। और वर्कशीट में द यूज ऑफ वर्कशीट इज ऑप्शनल एंड व्हेन अ वर्कशीट इज यूज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वर्कशीट। जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं फिर वर्कशीट से इमर्ज होती हैं। एंड द एडजस्टमेंट्स आर जनरलाइज्ड एंड पोस्टेड फ्रॉम द वर्कशीट आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ये गौर करने वाला पॉइंट है, कंसेप्चुअल पॉइंट है, जरा इसको मैं रिपीट करता हूं आपके लिए। द एडजस्टमेंट आर जनरलाइज्ड, एडजस्टमेंट को जनरल किया जाता है एंड पोस्टेड फ्रॉम द वर्कशीट, वर्कशीट में से पोस्ट की जाती हैं आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाएं उसके बाद। स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग अ वर्कशीट, ये बहुत जरूरी है। टू बी अ प्रैक्टिकल अकाउंटेंट या टू बी अ प्रैक्टिकल अकाउंट होल्डर यू शुड नो ऑल दी स्टेप्स। अगर आप इस पे फोकस करें वन बाय वन ऑन दी स्टेप्स। स्टेप 1 इज प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑन दी वर्कशीट। सबसे पहले आपने वर्कशीट पे ट्रायल बैलेंस बनाया। उसके बाद
इंटर द एडजस्टमेंट इन द एडजस्टमेंट कॉलम। उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स हैं वो एडजस्टमेंट कॉलम में आपने इंटर की। उसके बाद इंटर एडजस्टेड बैलेंसेस इन द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कॉलम। उसके बाद जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है ये सारी एंट्रीज के साथ उसको उसमें किया आपने। और एक्सटेंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अमाउंट्स टू अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉलम। ये बहुत जरूरी है, जरा स्टेप 4 पे फोकस कीजिएगा। इट इज द एक्सटेंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अमाउंट्स टू अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉलम। इसको अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉलम में आपने एडजस्ट किया। टोटल द स्टेटमेंट कॉलम्स, कंप्यूट नेट इनकम लॉस, इनकम हो या लॉस हो, एंड कंप्लीट द वर्कशीट। यानी टोटल दी स्टेटमेंट कॉलम को हमने टोटल किया, कंप्यूट दी नेट इनकम लॉस, नेट इनकम लॉस को देखा, एंड कंप्लीट दी वर्कशीट, और पूरी वर्कशीट को हमने कंप्लीट किया। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 जो हमने बात की थी, दैट इज द एडजस्टमेंट प्रीपेड रेंट, ऑफिस सप्लाईज, डेप्रिसिएशंस ऑन इक्विपमेंट एंड एक्यूरेट सैलरीज। ये पहली चीज जो है, इन एरियाज को हमने इन एडजस्टमेंट को शेयर करना है और इनके मतलब देखना है। प्रिपेयरिंग अ वर्कशीट। A worksheet is used to facilitate the preparation of adjusting entries and financial statements. किसी भी वर्कशीट को यूज किया जाता है to facilitate the preparation of adjusting entries and financial statement की preparation के लिए उसको लिया जाता है। The worksheet is not a formal report. ये कोई formal report नहीं होती, ये एक informal report होती है। Correct heading information is used. जो भी correct heading या information है उसका यूजेज किया जाता है इन केस ऑफ वर्कशीट। Adjusting entries, assets must be adjusted to show amounts used or allocated to periods and are recorded as expenses. यानी ये बहुत ज़रूरी है, दोबारा मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ। Adjusting entries होती है, assets must be adjusted, assets को readjust करना चाहिए to show amounts used or allocated to periods and are recorded as expense। particular period में जो वो different allocations की हैं उनको as expense भी show करना होता है। जैसे सप्लाईज किसी भी रेवेन्यू जनरेट के लिए यूज हुए थे, जैसे प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड ओवर टाइम, जैसे इक्विपमेंट डेप्रिशिएटेड, जो इक्विपमेंट डेप्रिशिएट हुआ था ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसको लिया जाता है। एक्सपेंस इंकर्ड मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द करेक्ट पीरियड बिफोर द पीरियड क्लोजेस। जो एक्सपेंस की बात है ये पॉइंट हमें ज़हन में रखना चाहिए। एक्सपेंसेस इंकर्ड मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द करेक्ट पीरियड, वो करेक्ट टाइम पीरियड के लिए एक्सपेंस रिकॉर्ड होने चाहिए बिफोर द पीरियड क्लोजेस, इससे पहले कोई पीरियड क्लोज हो जाए। व्हाट इज एन एग्जांपल, क्या एग्जांपल हो सकती है? एक्रूड सैलरीज विच हैव नॉट बीन प्रीवियसली रिकॉर्डेड, ऐसी सैलरी जो पहले नहीं रिकॉर्ड की जा सकी। डेप्रिसिएशन, हमने एक अहम 3 पॉइंट था जो आपसे शेयर किया था डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन इज अ यूनिक एडजस्टमेंट इक्विपमेंट एंड अदर लॉन्ग लिव एसेट्स हेल्प टू प्रोड्यूस रेवेन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। ये लॉन्ग टाइम जो साथी होते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चीज़ें हैं। ओरिजिनल कास्ट अमाउंट पेड इज आल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कास्ट। जो ओरिजिनल कास्ट पे की होती है उस इक्विपमेंट की, वो भी होती है एज हिस्टोरिकल कास्ट। और डेप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको भी इन व्यू लिया जाता है साथ ही इसके। बात हो रही थी हमारी हिस्टोरिकल कास्ट ऑफ द एसेट्स रिमेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हिस्टोरिकल कास्ट हमने जैसे पहले बात की थी, वो कास्ट है जो उस इक्विपमेंट की, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस मशीनरी की ओरिजिनल कास्ट है। द कास्ट रिमेन्स इन द रिकॉर्ड्स एज ए बैलेंस इन द एसेट अकाउंट। वो पूरी की पूरी कास्ट जो है एसेट अकाउंट के में एसेट अकाउंट के तौर पे बैलेंस रहती है। दिस कॉस्ट इज एलोकेटेड टू एक्सपेंस ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। लेट्स से एक आइटम है 1 बिलियन का आया है, तो ओवर अ 10 ईयर्स उसकी लाइफ है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो उसके ऊपर उसको डिवाइड कर दिया जाता है। व्हाट इज द अकॉम्पनिंग अकाउंट, उसके साथ अकाउंट क्या चलेगा? द अकॉम्पनिंग अकाउंट दैट इज कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो अकॉम्पनिंग अकाउंट है जिसको कॉन्ट्रा एसेट के नाम से भी याद किया जाता है, दिस इज कॉल्ड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो उसकी डेप्रिसिएशन के तौर पे देखा जाता है। दिस अकाउंट इज यूज फॉर द ईयरली क्रेडिट अमाउंट्स। पूरे साल का जब क्रेडिट अमाउंट होती है उसमें, उसके बाद इसको देखा जाता है। द नॉर्मल बैलेंस इज अ क्रेडिट बैलेंस। जो रूटीन का बैलेंस है दैट इज नोन एज क्रेडिट बैलेंस। वर्कशीट सेक्शंस की बात करते हैं हम। वर्कशीट सेक्शंस को अगर हम देखें, स्लाइड में पूरा शो किया हुआ है कि वर्कशीट सेक्शंस में सबसे पहले तो आता है ट्रायल बैलेंस, जो हमने शुरू में बात की थी कि ट्रायल बैलेंस क्या है,
इसको कैसे लेना है, इनिशियली वो आ जाता है। फिर उसके बाद दी एडजस्टमेंट आ जाती हैं जो उसकी बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं। फिर उसके बाद दी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आता है जो एडजस्ट होने के बाद ट्रायल बैलेंस आया है। अभी आप अगर गौर करें, इसमें इनकम स्टेटमेंट है और दूसरी बैलेंस शीट है जो इसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से इनिशिएट होती हैं और इसमें से निकलती हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या कुछ आता है? इट इज द लिस्ट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ओनली। इनकम स्टेटमेंट जो है सिर्फ रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को इंडिकेट करती है। बैलेंसेस विद द नेट इनकम ऑब्लिक लॉस, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को इंडिकेट करते हुए इट बैलेंसेस विद द नेट इनकम हुई है या लॉस हुई है वो शो कर देती है। रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस निकालेंगे, अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो इनकम ज्यादा है, इनकम आ जाएगी, और अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो दैट दी नेट लॉस भी आ जाएंगे वीजा वीज। तो ये बड़ा क्लैरिटी में होना चाहिए। उसके बाद बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट इट इज द बैलेंसेस विद द नेट इनकम ऑब्लिक लॉस, यानी ये एक नेट इनकम और लॉस को ये शो करती है कि एंड पे बैलेंस शीट में क्या आया सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद। नो दी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 जो आज का हमारे ज़हन में था, इट इज द प्रिपरेशन ऑफ द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑन द वर्कशीट। प्रिपरेशन ऑफ द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑन द वर्कशीट के ऊपर ट्रायल बैलेंस को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे इसको लेके चलना है, किस तरह होना चाहिए, उस पर बात करेंगे अभी हम। अभी गौर करें, इट इज द एडजस्टमेंट एग्जांपल है। व्हाट आर द एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर सप्लाईज। जनरल में क्या होता है, सप्लाईज एक्सपेंस में आ जाते हैं, उसमें डेबिट्स हैं। फिर उसके बाद सप्लाईज में रिकॉर्ड करेक्ट अमाउंट्स वो क्रेडिट्स में चली जाती है। द बैलेंस इन द सप्लाईज अकाउंट आफ्टर एडजस्टिंग एंट्रीज विल बी इक्वल टू द डॉलर अमाउंट ऑफ द सप्लाईज ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। किसी भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए होगा ये। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए। द बैलेंस इन द सप्लाई अकाउंट का जो बैलेंस होता है आफ्टर एडजस्टिंग एंट्री विल बी इक्वल टू द डॉलर अमाउंट, जो उसके डॉलर अमाउंट की इक्विवेलेंट है, ऑफ द सप्लाईज ऑन द हैंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में होगा। एडजस्टमेंट्स एग्जांपल्स की बात करते हैं। व्हाट आर द एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर सप्लाईज, ये देखते हैं। जनरल की हम बात कर रहे थे, सप्लाईज एक्सपेंस जो है, सप्लाईज रिकॉर्ड उसकी करेक्ट अमाउंट को हमने क्रेडिट पे किया। द बैलेंस इन द सप्लाईज अकाउंट आफ्टर एडजस्टिंग एंट्रीज विल बी इक्वल टू द डॉलर अमाउंट ऑफ द सप्लाईज ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में जो इन हैंड होगी चीज वो शो होगी। एडजस्टिंग एंट्रीज ऑफ द डेप्रिसिएशन, अभी डेप्रिसिएशन की एंट्रीज कैसे एडजस्ट करेंगे हम। जनरल में डेप्रिसिएटेड अमाउंट जो है लेट से डेबिट में हो गई और उसको अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट को क्रेडिट में हमने शो कर दिया। टू रिकॉर्ड दी प्रॉपर अमाउंट्स फॉर ऑल रेलिवेंट एसेट अकाउंट्स, जितने भी एसेट अकाउंट्स होंगे उनके एडजस्टमेंट एंट्रीज एज ए होल ऐसे होगी जिनको फॉर डेप्रिसिएशन के तौर पे लिया जाता है। एडजस्टमेंट्स एग्जांपल्स। व्हाट आर द एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर एक्यूरेड सर्विस रेवेन्यू। एक्यूरेड सर्विस रेवेन्यूज के लिए एडजस्टिंग एंट्रीज कैसे होंगी वो भी इस स्लाइड में शो किया हुआ है। जनरल होगा, जनरल के साथ अकाउंट्स रिसीवेबल बिल होंगे जो कि डेब्ट्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे, और रेवेन्यूज में जो अकाउंट्स हैं क्रेडिट के लिए जाएंगे वो शो होंगे। टू रिकॉर्ड दी प्रॉपर अमाउंट्स फॉर रेलिवेंट एसेट एंड रेवेन्यू अकाउंट्स, टू रिकॉर्ड दी प्रॉपर अमाउंट्स फॉर रेलिवेंट एसेट एंड रेवेन्यू अकाउंट्स, जो रेलिवेंट एसेट्स और रेवेन्यू अकाउंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर अमाउंट रिकॉर्ड होगी। एडजस्टमेंट्स एग्जांपल, एडजस्टमेंट एग्जांपल कौन सी है ये स्लाइड जरा गौर से देखिएगा। इसमें अगर हम पहले इसके कॉलम्स पे जाएं, पहले उसको पढ़ लेते हैं। एक है अकाउंट टाइटल, मेन कॉलम है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस है, उसका डेबिट का खाना भी है, क्रेडिट का भी है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स है, उसका डेबिट के भी है और क्रेडिट का भी है। उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, वो डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। अगर हम गौर करें तो इसमें अकाउंट्स टाइटल देखें, कैश हो गया 4065, अकाउंट्स रिसीवेबल हो गए 850, देन सप्लाईज होगी 300 की, इक्विपमेंट हो गया 1200 का, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर आप गौर करें अकाउंट्स पेएबल में वो 170 होगी, कैपिटल 5000 का हो गया, रेवेन्यू 2450 का हो गया, और वेरियस एक्सपेंसेस जो हो गए वो हो गए 1205। सो द डेबिट कम्स टू बी 7620
and credit comes to be 7620. So as per trial balance debit is equal to the credit, जो कि हमारी confirmation होगी हमारे accounting procedures की. The business has earned revenue of ₹1,000 that will be collected next month. ये एक एग्जाम्पल है, हम साथ साथ आपसे शेयर करते हैं कि $1,000 का उसने रेवेन्यू है जो कि नेक्स्ट मंथ मिलेगा बिजनेस का. इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज एट द मंथ एंड टोटल $100 एंड डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड वाज कैलकुलेटेड एज $50. तो अगर आपने ये चीज़ें वो ऐड कर दी उसी एग्जाम्पल में आगे देखें कि $50 ऐड कर दिए और 1000 ऐड कर दिया रेवेन्यू जो स्टिल नॉट रिसीव और 200 कर दिया उन्होंने सप्लाईज वगैरह का. सो 1250 ये हो गया. द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट सेक्शंस ऑफ द वर्कशीट. इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट सेक्शन जो होते हैं वर्कशीट के, ये कैसे होते हैं इस पर हम बात करेंगे. ये स्लाइड आपकी पूरी एडजस्टमेंट दिखा रही है जो कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी हैं, इनकम स्टेटमेंट भी है और बैलेंस शीट भी है, तीनों को. अगर हम गौर करें वन बाय वन और इसको एक एक को हम एंट्री को आगे लेके एंड तक चलेंगे सो दैट के कंसेप्चुअली वी आर क्लियर. अकाउंट टाइटल में आ गए तो पहला हेडिंग है दैट इज द कैश. आप अगर कैश में जाएं तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कैश आ गया 4065 और ये डेबिट में चला गया, बैलेंस शीट में 4065 आगे निकल गया. उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल जो हैं 1850 जो है रिसीवेबल अकाउंट्स हैं वो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 1850 वो डेबिट में चले गए. सप्लाईज हैं 100 की, वो भी बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 100 डेबिट में चले गए. इक्विपमेंट है, आप ये गौर करें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट है और बैलेंस शीट में भी ये डेबिट है जो चीजें मैं बोल रहा हूँ. उसके बाद इक्विपमेंट है 1200, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट में शो किया हुआ है, बैलेंस शीट में भी ये डेबिट में शो किया हुआ है. सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर की जो निकाली है उन्होंने उस फार्मूले के तहत दैट इज 50, दैट इज इन क्रेडिट. अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में ये रिफ्लेक्ट नहीं हुई, ये ऊपर जाके बैलेंस शीट में ये भी क्रेडिट में रिफ्लेक्ट हुई क्योंकि ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी उसमें ही आई है, क्रेडिट में आई है. उसके बाद अकाउंट्स पेएबल 170 दे आर अगेन क्रेडिट में है, उधर भी क्रेडिट में गए बैलेंस शीट में. और कैपिटल 5000 इधर भी क्रेडिट में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में और बैलेंस शीट में भी 5000 उधर चला गया. अभी रेवेन्यू जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ये थोड़ा इनकम स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है. अगर रेवेन्यू देखें 3450 क्रेडिट में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, लेकिन ये क्रेडिट में गया, इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हुआ 3450. वेरियस एक्सपेंसेस जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं ऑफ डिफरेंट नेचर्स 1250 ये डेबिट में शो हुआ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में और इनकम स्टेटमेंट में जाके ये 1250 डेबिट में ही शो हुआ. सप्लाईज जो आपने अर्न की, जो सप्लाईज रखी हमने टू अर्न रेवेन्यू वो 200 की थी, वो एक्सपेंड आपने डेबिट में इधर की और इनकम स्टेटमेंट में भी सप्लाईज जो है वो डेबिट में गई. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 50 रुपीज इधर डेबिट में शोर हुआ और उधर भी डेबिट में हुआ. सो वी कुड ऑलवेज से, अगर इस सारे अकाउंट्स को आप गौर से देखें तो 8670 एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट हुआ, 8670 एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट हुआ. सो डेबिट इज इक्वल टू द क्रेडिट. सारी एंट्रीज को जब इकट्ठा किया गया. अब इनकम स्टेटमेंट में आ जाए. इनकम स्टेटमेंट में 3450 इज द क्रेडिट, 1455 इज द डेबिट. सो नेट इनकम आ गई 1995. अच्छा, नेट इनकम जो है डेबिट में शो हो रही है और उधर बैलेंस शीट में ये नेट इनकम क्रेडिट में शो हो रही है 7210 में से 5220. सो इन दैट केस डेबिट इज इक्वल टू द क्रेडिट. सो इट्स अ टोटल एडजस्टेड वर्कशीट हमारे सामने आ गई जिस तरह उसका ट्रायल बैलेंस के बाद लिया जाना चाहिए. Now we'll shift to another milestone, that is the preparing the financial statements from the worksheet. इस पे हम बात करेंगे how to prepare the different type of financial statements from the worksheet. Preparing the financial statements from the worksheet. The income statement. Income statement क्या है? It is the revenue and expenses are reported on the income statement. Income statement पे जब भी बात करेंगे हम रेवेन्यू और एक्सपेंस की बात होगी, जैसे हमने शुरू में बात की थी. अगर रेवेन्यू ज्यादा हैं तो इट इज नेट इनकम और अगर एक्सपेंस ज्यादा हो गए हैं तो इट इज द नेट लॉस. दोनों सूरतों में इनकम स्टेटमेंट से वो रिवील होगा. अच्छा, उसके बाद आ गई द स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी.
इट यूजेस द बिगनिंग कैपिटल बैलेंस फ्रॉम द बैलेंस शीट कॉलम्स, यानी ओनर्स इक्विटी क्या है, इट यूजेस द बिगनिंग कैपिटल बैलेंस, जो कि कैपिटल बैलेंस शुरू में आया था फ्रॉम द बैलेंस शीट कॉलम, जो बैलेंस शीट के कॉलम में से लिया गया था। सबट्रैक्ट विड्रॉल्स अमाउंट एंड नेट लॉस एंड देन एड नेट इनकम, जितनी विड्रॉल्स हैं और नेट लॉसेस हैं उनको माइनस करके और नेट इनकम को ऐड कर दें तो द स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी निकल आएगी। द बैलेंस शीट यूज द एसेट एंड लायबिलिटी बैलेंसेस फ्रॉम द बैलेंस शीट कॉलम्स, जो कि बैलेंस शीट कॉलम में से हम यूज करेंगे एसेट एंड लायबिलिटी बैलेंसेस को, एंड यूज द करेक्टेड ओनर्स इक्विटी अमाउंट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, और ओनर्स इक्विटी जो स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी में से उसमें दर्ज हो जाएगी, उसमें उसकी एंट्री हो जाएगी। यूजिंग दी वर्कशीट, वर्कशीट के मतलब की बात हो रही है, इट गैदर्स इंफॉर्मेशन टुगेदर इन वन प्लेस। पहली बात तो यह है वर्कशीट जो है ऑल इंफॉर्मेशन आर अंडर वन अम्ब्रेला, एक जगह ये गैदर कर लेती है। दूसरा, इट एनेबल्स प्रिपरेशन ऑफ इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो इंटरम या एडहॉक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसको बनाने में वर्कशीट हेल्प करती है। एंड एडजस्टिंग एंट्रीज इजीली रिफ्लेक्टेड, यानी एंट्रीज को एडजस्ट करना इजीली रिफ्लेक्ट हो जाता है, शो हो जाता है, क्लैरिटी थोड़ी आ जाती है कंसेप्चुअली इन अकाउंट्स। एंड इट फैसिलिटेट्स क्लोजिंग जर्नल प्रिपरेशन, जो कि जर्नल की प्रिपरेशन है उसको फैसिलिटेट करती है। नो विल टॉक अबाउट दी क्लोजिंग टेम्परेरी अकाउंट्स, कैसे क्लोज होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स मस्ट बी क्लोज्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड टू डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। हमने शुरू में बात की थी कि जो भी स्टेटमेंट होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, अकाउंटिंग होगी, बैलेंस शीट होगी, वर्कशीट होगी, बैलेंस शीट वगैरह, इनकम स्टेटमेंट, ये सब कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती हैं। सो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स मस्ट बी क्लोज्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड टू डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। इनकम और जो एक्सपेंस हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्लोज किए जाते हैं टू नो अबाउट दी performance for profile, health profile, financial health profile, I would say, for that particular period. They begin and end each accounting period with a zero balance. जो जीरो बैलेंस होता है उस पे वो उसको पहले लाते हैं ताकि डेबिट्स इक्वल टू क्रेडिट्स हों, ताकि आगे वो चले। प्रॉफिट एंड लॉस समरी अकाउंट इज यूज्ड टू फैसिलिटेट क्लोजिंग प्रोसेस एंड डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स एंड लॉस समरी वगैरह उसमें से जनरेट की जाती है, उसको देखा जाता है। यूज टू फैसिलिटेट क्लोजिंग प्रोसेस एंड डिटरमिनेशन ऑफ द प्रॉफिट्स के लिए इसको देखा जाता है लिहाज। क्लोजिंग द बुक्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो बुक्स हैं उनकी बात हो रही है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड द कंपनी मेक्स द अकाउंट्स रेडी फॉर द नेक्स्ट पीरियड, जो कि अगले उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हो। टेम्परेरी, ये क्या है, दीज अकाउंट्स आर क्लोज, जो कि टेम्परेरी होते हैं वो है ऑल रेवेन्यू अकाउंट्स क्लोज होते हैं, ऑल एक्सपेंस अकाउंट्स एंड ओनर्स ड्राइंग अकाउंट्स ये क्लोज होते हैं। परमानेंट, दीज अकाउंट्स आर नॉट क्लोज्ड। जो टेम्परेरी वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, रेवेन्यू अकाउंट्स, एक्सपेंस अकाउंट्स एंड ओनर्स ड्राइंग अकाउंट्स। जो अकाउंट्स क्लोज नहीं होते वो कौन से, दे आर दी ऑल एसेट अकाउंट्स, ऑल लायबिलिटी अकाउंट्स एंड ओनर्स कैपिटल अकाउंट। एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट और ओनर्स इक्विटी का जो होता है, कैपिटल का होता है, वो अकाउंट क्लोज नहीं होते। राइट, अभी आप गौर करें, द क्लोजिंग एंट्रीज फॉर्मली रिकॉग्नाइज इन द जर्नल लेजर द ट्रांसफर ऑफ द इनकम और लॉस एंड द ओनर्स इज ड्राइंग टू ओनर्स कैपिटल ओनली एट द एंड ऑफ द एनुअल अकाउंटिंग पीरियड। हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ओनर्स ड्राइंग और नेट इनकम वगैरह जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है उनको इन व्यू लिया जाता है और वर्कशीट या बैलेंस शीट या जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको रिफ्लेक्ट किया जाता है। कंप्लीटिंग द अकाउंटिंग साइकिल, ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। ये बड़ी अहम स्लाइड है और कंसेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए, इसको हमने जरा गौर से देखना है। यूजिंग अ वर्कशीट, कंप्लीटिंग द अकाउंटिंग साइकिल यूजिंग अ वर्कशीट। पहला इसका है, बेसिकली ये चार इसके पिलर्स हैं, यूजिंग अ वर्कशीट, क्लोजिंग द बुक्स, समरी ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल एंड क्लासिफाइड बैलेंस शीट। यानी कंप्लीटिंग द अकाउंटिंग साइकिल, इन दोनों तरह अकाउंटिंग साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, ये चार डिफरेंट तरीके हैं कि इसका, कि वर्कशीट को लेके अकाउंटिंग साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, क्लोजिंग द बुक्स के साथ कंप्लीट कैसे होता है अकाउंटिंग साइकिल, समरी ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल के साथ कैसे ये होता है कंप्लीट, और क्लासिफाइड बैलेंस शीट के साथ कंप्लीट द अकाउंटिंग साइकिल होती है कि वो किस तरह इसको हल करता है। फर्स्ट इज द यूजिंग अ वर्कशीट, स्टेप्स इन
प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रिपेयरिंग एडजस्टेड एंट्रीज। वर्कशीट के साथ क्या होता है, जो इसके स्टेप्स हों वो प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एंड प्रिपेयरिंग एडजस्टेड एंट्रीज, इनको देखा जाता है। क्लोजिंग दी बुक्स, इनको प्रिपेयरिंग क्लोजिंग एंट्रीज, जो भी किताब हो उसकी क्लोजिंग एंट्रीज की जाती हैं। पोस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है। एंड प्रिपेयरिंग अ पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को भी देखा जाता है। अच्छा जी, कंप्लीटिंग द अकाउंटिंग साइकिल, अभी बाय समरी ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। समरी ऑफ अकाउंटिंग साइकिल से अकाउंटिंग साइकिल को कैसे क्लोज किया जाता है, इट इज रिवर्सिंग द एंट्रीज को रिवर्स किया जाता है। एंड ऑप्शनल स्टेप है, ये पक्का नहीं। और करेक्टिंग एंट्रीज को करेक्शन भी लगाई जाती है। एंड अवॉइडेबल स्टेप, जो पे जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती। क्लासिफाइड बैलेंस शीट के लिहाज से कैसे उसको देखा जाता है, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। इनको क्या देखा जाता है कि बैलेंस शीट के लिहाज से इनको कैसे कंप्लीट किया जाता है अकाउंट साइकिल को, ये उस एंगल से लिखा हुआ है। यूजिंग अ वर्कशीट, वर्कशीट को कैसे यूज किया जाता है। अ मल्टीपल कॉलम फॉर्म यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक मल्टीपल कॉलम फॉर्म यूज होता है। नॉट अ परमानेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये कोई परमानेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होता। और 5 स्टेप प्रोसेस होता है ये वर्कशीट जो है। एंड यूज ऑफ वर्कशीट इज ऑप्शनल, ये पक्का नहीं होता, ये ऑप्शनल भी हो सकता है, जरूरत है तो यूज करें, और बाज केसेस में इसको यूज नहीं भी किया जाता। अभी स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग अ वर्कशीट, ये बहुत अहम स्लाइड है, इसको जरा गौर से फोकस करना है आपने कि व्हाट आर दी स्टेप्स, इसको गौर से देखें। स्टेप 1 में हम जाते हैं, जो नीचे से एरो से शो किया जा रहा है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑन दी वर्कशीट। हमने देखा शुरू में सीरियल नंबर आ गया, फिर अकाउंट टाइटल्स आ गए डिफरेंट जो स्पेंडिंग्स हैं, फिर प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑन दी वर्कशीट, ट्रायल बैलेंस वर्कशीट का जो प्रिपेयर किया वो आ गया। स्टेप 2 आ गया, इंटर दी एडजस्टमेंट डाटा। ट्रायल बैलेंस के बाद हमने एडजस्टमेंट डाटा इंटर किया जो रिक्वायर्ड था, जो कि स्टेप 2 है। आप देखिए ट्रायल बैलेंस पे भी डेबिट और क्रेडिट है, एडजस्टमेंट्स में भी डेबिट और क्रेडिट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज इंटर एडजस्टेड बैलेंसेस, जो एडजस्टेड बैलेंसेस हैं उनको इंटर किया गया, दैट इज नोन एज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये स्टेप 3 है। और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट आई विच इज स्टेप 4, इट इज द एक्सटेंड एडजस्टेड बैलेंस टू अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कॉलम्स, उसके साथ किया। और आखिरी है स्टेप 5 इज द बैलेंस शीट, दैट इज टू टोटल द स्टेटमेंट कॉलम्स, कंप्यूट नेट इनकम और नेट लॉस एंड कंप्लीट वर्कशीट। अगर आप गौर करें तो बैलेंस शीट को बनाने के लिए स्टेप 1 to 5 डिफरेंट एरो से शो किए हमने, कैसे 1 by 1 टाइटल के साथ उनको शो किया जाता है। ये एक ट्रायल बैलेंस की एग्जांपल है कि हमने 5 स्टेप बात की थी कि पहला स्टेप वर्कशीट में जो है ट्रायल बैलेंस का आता है, तो इस स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस को शो किया गया है। जो आपकी कंजप्शन के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। जो स्टेप 1 है अकाउंट टाइटल्स हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस कॉलम सिर्फ शो किया गया डेबिट का और क्रेडिट का। अगर ट्रायल बैलेंस में आप जाएं, अकाउंट्स में कैश है $2500, डेबिट्स में शो किया हुआ है अकाउंट्स रिसीवेबल आर दी 1800, रूफिंग सप्लाईज है 1100, इक्विपमेंट 6000 है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो इन्होंने निकाली जो क्रेडिट में है दैट इज $1200, अकाउंट पेएबल 1400 एंड अनअर्न्ड रेवेन्यूज है, अनअर्न्ड रेवेन्यूज हैं देयर 300, स्पाई कैपिटल है 7000, स्पाई ड्राइंग है 600, सर्विसेज रेवेन्यूज शो किए हैं $3000, और उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस 700 एंड मिसलेनियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस दे आर शोन एज 200। अगर आप गौर करें कि इनके जो डेबिट्स में ट्रायल बैलेंस पे हमने डाले हैं, दैट कम्स टू बी, इन सब का टोटल जो है सारी अमाउंट्स 2500, 1800, 1100, 6000, 600, 700 and 200, that comes to be $12,900। क्रेडिट के केस में अगर हम जाते हैं 1200, 1400, 300, 7000 and 3000, इनको अगर हम देखते हैं तो ये इट कम्स टू बी $12,900। सो डेबिट्स आर इक्वल टू दी क्रेडिट्स। अभी इसमें इस स्टेप पे जरा गौर कीजिएगा। जो अकाउंट टाइटल्स है, जब हम वर्कशीट की बात कर रहे हैं, अकाउंट टाइटल इट इंक्लूड्स ऑल अकाउंट्स विद द बैलेंसेस।
जितने के जितने अकाउंट्स थे डिफरेंट उनके हेड थे विद द बैलेंसेस वो हमने ऐड किए, दैट इज 12,900 मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था। ये सारे के सारे अकाउंट टाइटल्स हैं जो हमारी डेबिट्स में आए। तो अकाउंट टाइटल जो मेन कॉलम है इट इंक्लूड्स ऑल अकाउंट्स विद द बैलेंसेस, और जो द ट्रायल बैलेंस अमाउंट्स कम डायरेक्टली फ्रॉम लेजर अकाउंट्स। जो ट्रायल बैलेंस है वो डायरेक्टली लेजर अकाउंट से आई है, जैसा कि इस फिगर में शो किया गया। नो अनदर थिंग विच वी वांट टू गिव यू मोर क्लियरली, जो हमारी चीजें हैं दैट इज सप्लाई एक्सपेंस 960, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 200 एंड सैलरीज पेएबल दैट इज 350। ये एडिशनल अकाउंट इज नीडेड, इनके लिए एडिशनल अकाउंट के तौर पे लिया गया और इनको इंटर एडजस्टमेंट अमाउंट्स, टोटल एडजस्टमेंट कॉलम एंड चेक दी इक्वलिटी। दोबारा इनकी इक्वलिटी के लिए एडजस्टमेंट के तौर पे जब इनको लिया गया तो डेबिट्स और क्रेडिट की इक्वलिटी वेट कम्स टू बी 1680, $1680 के करीब आती है, उसको एडजस्ट किया। अच्छा, एडजस्टमेंट की क्या है वो भी आपके इल्म के लिए होना चाहिए, दैट इज दी सप्लाईज यूज्ड, जो कि सप्लाईज यूज हुई टू जनरेट रेवेन्यूज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुए जो कि डेप्रिसिएशन हुई इन दी इक्विपमेंट, लॉन्ग लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट एसेट थे जो उनमें, और सर्विसेज रेवेन्यू अर्न जो कि सर्विसेज दी गई रेवेन्यू अर्न करके है, और सैलरी सिक्योर्ड जो कि सैलरीज पे गई वर्कर्स को और डिफरेंट लोगों को, वो एडजस्टमेंट की के तौर पे लिया गया उनको। आगे हम अगर चलें, एडजस्टमेंट की हमने पिछले कॉलम में पिछली स्लाइड में बड़े डिटेल में पढ़ लिया था, दैट इज 1680 कम्स टू बी डेबिट एंड 1680 कम्स टू बी क्रेडिट। अभी हम अगले स्टेप पे आए हैं, दैट इज नोन एज दी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एज यू रिमेंबर, गौर से स्लाइड को देखें दोबारा, हमने पहला स्टेप किया था ट्रायल बैलेंस, फिर हमने बात की एडजस्टमेंट्स की, फिर उसके बाद नो वी कम टू दी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट को कैटर फॉर करते हुए। नो दी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनका जब हमने एडजस्टमेंट को रीशफल किया और उसमें एडजस्ट किया तो नो दी जो हमारा ट्रायल बैलेंस था, डेबिट आ रहा था 12,900, क्रेडिट आ रहा था 12,900। अच्छा, एडजस्टमेंट में डेबिट आ रहा था 1680 और क्रेडिट आ रहा था 1680। नो वी टॉक ऑफ दी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट आ रहा है हमारे पास 13,450, 13,450, और ये 13,450 ही क्रेडिट में जा रहा है। टोटल दी एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस कॉलम्स एंड चेक फॉर इक्वलिटी। जो भी एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस की कॉलम्स हैं उनको अगर हम देखेंगे दोनों की इक्वलिटी नजर आनी चाहिए, और डेबिट्स आर इक्वल टू दी क्रेडिट्स। ये साथ साथ ही हमारा अकाउंट्स का चेक वाजे तौर पे हमें एक कॉन्फिडेंस देता जा रहा है कि वी आर मूविंग ऑन द राइट लाइंस। राइट, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं जो कि जनरेट होनी है। इसमें स्टेप 4 जैसे हमने देखा था शुरू में, दिस इज द स्टेप 4 ऑफ द वर्कशीट जो हम बना रहे हैं। तो इट एक्सटेंड ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंड अकाउंट बैलेंसेस टू द इनकम स्टेटमेंट कॉलम्स। जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है, हमने शुरू से बात कर रहे हैं, हम जो रेवेन्यूज जनरेट हुए हैं वो, और उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट इनकम और नेट लॉस हमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज स्टेप 4। अगर आप स्टेप 4 में जाएं और गौर करें, 3170 वो कह रहा है जी सर्विस रेवेन्यू आ गया, 3170 है वो, और उसमें 1050 जो इनका सैलरीज निकल गई, 200 इनके मिसलेनियस एक्सपेंस निकल गए, 960 जो है इनकी सप्लाईज की अमाउंट भी आउट हो गई, और 200 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आउट हो गए, तो इट मेक्स 2410। अच्छा, 3170 जो है वो क्रेडिट में है, 2410 डेबिट में है, तो क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे तो नेट इनकम में रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, अभी हम स्टेप 5 में जा रहे हैं कि बैलेंस शीट जो इसमें से मर्ज हो रही है। बैलेंस शीट का अगर आप गौर करें तो बैलेंस शीट के लिए सारे डेबिट की जो अमाउंट्स हैं, दैट इज जो अकाउंट टाइटल के लिहाज से हमने पढ़ी हैं पहले, 2500, 1800, 140, 6000 एंड 600, ये वो एंट्रीज हैं जो डेबिट के हेड में आई हैं हमारी। और अगर इनको हम 1 बाय 1 भी देखें तो कैश है, अकोमुलेटिव रिसीवेबल्स हैं, रूफिंग सप्लाईज हैं, फिर उसके बाद 6000 के करीब इक्विपमेंट है, और उसके बाद 600 स्पाई ड्राइंग वगैरह। जब इन अमाउंट्स को हमने कैलकुलेट किया तो इट कम्स टू बी $11,040। अच्छा, डेबिट के खाने में जब देखा गया बैलेंस शीट का तो 1400 एक एक्सपेंस हुआ, 1400 दूसरा, 130 एंड 7000, फिर 350 हुआ टोटल्स करके, और ग्रैंड टोटल जो आया उसका 10,280 आया।
अभी बैलेंस शीट क्या शो करती है, ये जरा गौर से हमें देखना पड़ेगा। दैट इज इट एक्सटेंड ऑल एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी अकाउंट बैलेंस टू दी बैलेंस शीट कॉलम्स, बैलेंस शीट के कॉलम में शो हो जाते हैं। अभी आप गौर करें, हाउ टू कंप्यूट दी नेट इनकम और नेट लॉस। अगर आप 760 जो है वो हमारी 760 जो है नेट इनकम और नेट लॉस उसमें से निकला है। 3170 में से जब हमने माइनस की है 2410, तो नेट इनकम हमारी आ गई $760। स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग वर्कशीट पे बात कर रहे थे हम, तो रिव्यू क्वेश्चन कर लेते हैं कि रिव्यू क्वेश्चंस क्या क्या है। नेट इनकम इज शोन ऑन वर्कशीट इन दी इनकम स्टेटमेंट डेबिट कॉलम ओनली। ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं, जरा आपने ज़हन में रखने हैं कि नेट इनकम इज नेट इनकम जो है शोन ऑन वर्कशीट इन दी इनकम स्टेटमेंट डेबिट कॉलम ओनली। इनकम स्टेटमेंट डेबिट में होती है, बैलेंस शीट डेबिट कॉलम ओनली और बैलेंस शीट के डेबिट कॉलम में होती है। इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट कॉलम एंड बैलेंस शीट डेबिट कॉलम्स, इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट कॉलम में और बैलेंस शीट के कॉलम में होती है। इनकम स्टेटमेंट डेबिट कॉलम एंड बैलेंस शीट क्रेडिट कॉलम। जो इनकम है, नेट इनकम कहाँ कहाँ शो की जाती है वो हमने बताया आपको। तो इसमें से अगर आप चॉइसेस पे जाएं, थोड़ा जस्ट टू रिव्यू ईयर के नेट इनकम कहाँ शो हुई है, दैट इज द इनकम स्टेटमेंट डेबिट कॉलम एंड बैलेंस शीट क्रेडिट कॉलम। बैलेंस शीट का जो क्रेडिट कॉलम होगा उसमें इनकम आया स्टेटमेंट आएगी और इनकम स्टेटमेंट के डेबिट कॉलम में जो नेट इनकम है वो शो होगी। अभी बात करते हैं हम वर्कशीट में आगे चले। अगर हम प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द वर्कशीट, वर्कशीट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट कॉलम्स, बैलेंस शीट एंड ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैलेंस शीट कॉलम। इनकम स्टेटमेंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट के कॉलम से निकलेगी, स्टेप 4 जो हमने देखा था वर्कशीट का, और स्टेप 5 जो है था वो जो बैलेंस शीट के कॉलम में से वो निकल आएगी वर्कशीट के। स्टेप 4 इज फॉर इनकम स्टेटमेंट, रिमेंबर दैट, एंड स्टेप 5 इज फॉर द बैलेंस शीट। कंपनीज जर्नलाइज एंड पोस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज, कंपनीज जो साथ साथ हैं वो अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज को भी रिटेन करती हैं ताकि सो दैट देयर अकाउंट्स आर एक्यूरेट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, जैसे हमने शुरू में बात की थी। प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम अ वर्कशीट, किसी भी वर्कशीट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, अभी ये बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर कवर रूफिंग है, इनकम स्टेटमेंट है उनकी फॉर द मंथ एंडेड मार्च 31, 2008। रेवेन्यूज है इनके 3170, सर्विसेज रेवेन्यू एक्सपेंस है इनके, सैलरीज हैं, सप्लाईज हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस हैं। टोटल एक्सपेंस कम्स टू बी 2410 और नेट इनकम इनकी आ गई $760। हमने देखा था, आपने स्टेप 4 में देखा होगा इनकम स्टेटमेंट कैसे निकली थी। 3170 उनके रेवेन्यूज थे, 2410 उनके एक्सपेंसेस थे और $760 नेट इनकम इसकी इमर्ज हुई इस कंपनी की फॉर दी मंथ एंडिंग मार्च 31, 2008। पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है ये, जैसे हम शुरू से बात करते आ रहे हैं। नो वी कम टू दी, इसी में से जनरेट जो हुई अंडर ऊपर वी आर जनरेटिंग द स्टेटमेंट ऑफ द ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी की स्टेटमेंट कैसे होगी, सबसे ऊपर कंपनी का नाम आएगा, दैट इज अंडर कवर रूफिंग, स्टेटमेंट्स ऑफ ओनर इक्विटी लिखा जाएगा, नीचे उसका टाइम पीरियड लिखा जाएगा जो कुछ टाइम का है। स्पाई कैपिटल मार्च 1 7000, एड नेट इनकम 760, लेस जो ड्राइंग्स हुई देर वाज 600 और स्पाई कैपिटल मार्च 31 7160 जो है उनकी ये सारी की सारी इनकम्स हुई नेट इनकी जो ओनर्स इक्विटी जनरेट हुई। जो 7000 थी उसके ओनर्स इक्विटी का हिस्सा था, 760 भी उसकी नेट इनकम हिस्सा था, लेकिन $600 उसने ड्राइंग की थी वो माइनस हो जाएगी उसमें से, टोटल में से, तो दैट कम्स टू बी 7160 ओनली। नाउ विल कम ओवर टू दी प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म वर्कशीट में एसेट्स जो हैं उसको देखें। अंडर कवर रूफिंग में बैलेंस शीट ये होगी, एसेट्स को गौर करें अगर तो एसेट्स और उसके करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, ये इकट्ठी एक चीज आ रही है। इसको गौर से देखते हैं वन बाय वन। एसेट्स में आप गौर करें, करंट एसेट्स में क्या क्या शो किया इन्होंने, कैश ही शो किया 2500, अकाउंट रिसीवेबल, देन रूफिंग सप्लाईज एंड टोटल करंट एसेट्स आ गए $4440। प्रॉपर्टी पेंट एंड इक्विपमेंट में 6000 इक्विपमेंट के आगे 1400 इक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन आ गई, टोटल एसेट्स इनके आगे 9040 वो इकट्ठे हो। लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी,
करंट लायबिलिटीज जो हैं उसमें देखें आप, अकाउंट्स पेएबल 1400 आ गए, सैलरीज पेएबल 350 आ गई, अनअर्न्ड रेवेन्यू 130 आ गया, टोटल कम्स टू दी करंट लायबिलिटीज 1880 आ गई इनकी जो करंट लायबिलिटीज थी। ओनर सिक्योरिटी ये अभी हमने कवर की थी थोड़ी देर पहले, दोबारा इसको गौर से देख लेते हैं। 7160 वो अलहदा जनरेट हुई थी। टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटीज कम्स टू बी $9040। अभी एडजस्टिंग एंट्रीज की बात करते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज की जब हम बात करते हैं, दी एडजस्टिंग एंट्रीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी एडजस्टिंग कॉलम्स ऑफ द वर्कशीट। ये हमेशा वर्कशीट के एडजस्टिंग कॉलम से ली जाती हैं। जनरलाइजिंग एंड पोस्टिंग ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज फॉलोज द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट व्हेन अ वर्कशीट यूज्ड। ये बहुत अहम पॉइंट है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए। जनरलाइजिंग एंड पोस्टिंग ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज फॉलोज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन अ वर्कशीट इज यूज्ड। जब वर्कशीट यूज हो फिर उनको जनरलाइजिंग की जाती है इसमें। जनरलाइज एंड एडजस्टिंग एंट्रीज फ्रॉम द एडजस्टमेंट्स कॉलम्स ऑफ द वर्कशीट। एडजस्टमेंट कॉलम में से जो इन्होंने एंट्रीज की उसके एक एग्जांपल है, वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए। एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम जो है दैट इज डेट, देन अकाउंट टाइटल, देन रेफरेंस डेट्स और क्रेडिट्स। आप देखें सप्लाईज एक्सपेंस 960 हो गए, डेबिट हुए। रूफिंग सप्लाईज में वो क्रेडिट हो गए 960। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 200 में डेबिट हो गए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में वो क्रेडिट हो गए दैट इज 200। अनअर्न्ड रेवेन्यू 170 डेबिट हो गए। सर्विस रेवेन्यूज में वो जनरेट हो गए 170 सेम। सैलरीज एक्सपेंस जो हैं वो 350 डेबिट हो गए और 350 सैलरीज पेएबल में वो एडजस्ट होगी। इसको एडजस्टिंग एंट्रीज का नाम दिया जाता है, जो इस केस में पर्टिकुलर में आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए मैंने आपसे एडजस्ट किया, शेयर किया दोबारा। डिस्कसिंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी पर्पज ऑफ दी वर्कशीट। तो आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द वर्कशीट, द वर्कशीट इज मेयरली एडवाइस यूज्ड टू मेक इट इजियर टू प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आपसे पूछे कि जी व्हाट इज द वर्कशीट, पर्पज क्या है, तो इट वर्कशीट इज अ मेयरली एडवाइस, इट इज एडवाइस जो कि एक एक्टिविटी है टू मेक इट इजियर टू प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज एंड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि उनके लिए इजी है उसके लिए। अभी इस स्लाइड में क्लोजिंग दी बुक्स के मतलब बात हो रही थी हमारी। इसको अगर क्लैरिटी में देखें आप, तो एक है ओनर्स ड्राइंग इज क्लोज्ड डायरेक्टली एंड कैपिटल, ओनर्स ड्राइंग इज क्लोज्ड डायरेक्टली टू कैपिटल एंड नॉट टू इनकम समरी बिकॉज ओनर्स ड्राइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। एक नोट दिया उन्होंने कि ओनर की जो ओनर पर्सनल इक्विटी में से निकालता है वो ड्राइंग्स पे नहीं आते, वो एक्सपेंस पे नहीं आता, उसकी इक्विटी कम होती है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। तो आप अगर गौर करें, स्टेप 1 इज दी क्लोज रेवेन्यूज टू इनकम समरी, क्लोज्ड एक्सपेंस टू इनकम समरी, देन क्लोज इनकम समरी टू दी ओनर्स कैपिटल, एंड फोर्थ ब्लॉक इज दी क्लोज ओनर्स ड्राइंग टू दी ओनर्स कैपिटल। अभी आप फर्स्ट ब्लॉक पे जाएं। फर्स्ट ब्लॉक से इंडिविजुअल रेवेन्यूज आ गए, उसके बाद इनकम समरी में आ गए, उधर से इंडिविजुअल एक्सपेंस भी इनकम समरी में आ गए। नीचे से अगर आप शुरू करें, ओनर्स ड्राइंग को ऊपर लेके जाएं तो ओनर्स कैपिटल में आ गए, ओनर्स के कैपिटल से वो इनकम समरी में आ गए। ओनर्स कैपिटल इज अ परमानेंट अकाउंट, ऑल अदर अकाउंट्स आर टेम्परेरी अकाउंट्स। ये बड़ी अहम चीज है, जो ओनर्स कैपिटल है वो एक परमानेंट अकाउंट के तौर पे देखा जाता है, और इसको इस फिगर से भी ये क्लियर है, उसकी इक्विटी चेंज होती है ओनर की, जो उसके एक्सपेंस है या वो कैपिटल डालते हैं उसमें। क्लोजिंग दी बुक, वही बात हम कर रहे थे। जनरलाइज दी क्लोजिंग एंट्रीज फ्रॉम दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉलम्स ऑफ दी वर्कशीट। इसको जनरलाइज करें। क्लोजिंग एंट्रीज नीड टू बी पोस्टेड, जो इनको आप किस तरह पोस्ट करेंगे वो उन्होंने बताया जी। सर्विस रेवेन्यू 3170, इनकम समरी 3170, इनकम समरी 2410 थी, सैलरीज एक्सपेंस हो गए, सप्लाईज एक्सपेंस हो गए, डेप्रिसिएशन हो गई, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गए। उसके बाद इनकम समरी में 760 हमने निकाली थी लास्ट टाइम, आपको पता होगा, और स्पाई कैपिटल हमने 600 निकाला था कि वो पूरी क्लोजिंग उसकी पूरी स्टेप वाइज ये एंट्रीज आ गई। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अच्छा, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस की जो वन चेक है जो बहुत एंड पे और बहुत जरूरी होता है, दैट इज ऑल टेम्परेरी अकाउंट्स विल हैव जीरो बैलेंस। स्वाई परमानेंट अकाउंट जो हमने बताया कि ओनर का है, पिछली स्लाइड में आपसे बात की। आप ये अकाउंट टाइटल देख लें, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को देखें गौर से। तो पहले तो हम डेबिट की चीजें पढ़ते हैं। कैश है 2500, देन अकाउंट्स रिसीवेबल है 800, रूफिंग सप्लाईज है 140, इक्विपमेंट है 6000,
अच्छा, दिस ऑल कम्स टू बी 10,440. Accumulated depreciation है 1400, accounts payable 1400, salaries payable 350, unearned revenue 130 और 710 वो हो गया. Credits भी 10440. आप देखें डेबिट्स आर इक्वल टू दी क्रेडिट्स. ये बात ठीक है, ऑल टेम्परेरी अकाउंट्स विल हैव जीरो बैलेंस एट द एंड. अभी इस स्लाइड में जो बात हमने रेफर की वो है समरी ऑफ द अकाउंट साइकिल. पूरी समरी इस स्लाइड पे हम शो करेंगे अकाउंट साइकिल की 1 बाय 1 स्टेप्स में. वो हम आपसे बात करेंगे. वन इज द एनालाइज बिजनेस ट्रांजैक्शन, स्टेप 1 है. ये बहुत अहम स्लाइड है, काइंडली इस पे फोकस करें एंड फोकस विद द फुल थ्रॉटल. पूरे ब्रेन सेल एक्टिवेट करें. ये पूरा अकाउंट साइकिल आपको रीएक्टिवेट होगा और पूरी कॉम्प्रिहेंशन होगी. पहला स्टेप है उसमें अकाउंट साइकिल की समरी में एनालाइज दी बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करें कि कौन सी ट्रांजैक्शन है. देन जर्नलाइज ट्रांजैक्शन, स्टेप 2 है, उसको जर्नलाइज करें, उसको पोस्ट करें. देन पोस्ट टू लेजर अकाउंट्स, आप लेजर अकाउंट्स को पोस्ट करें. देन प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, फिर आप ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करें. फिर आप जर्नलाइज एंड पोस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज. उसके बाद हमने जर्नलाइज किया और पोस्ट किया दी एडजस्टिंग एंट्रीज. उसके बाद हमने स्टेप 6 है प्रिपेयर एंड एडजस्ट दी ट्रायल बैलेंस. उसके बाद ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट किया और प्रिपेयर किया. फिर प्रिपेयर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे हमने उसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए आपको दिखाया. देन जर्नलाइज एंड पोस्ट दी क्लोजिंग एंट्रीज. क्लोजिंग एंट्रीज को जर्नलाइज किया और पोस्ट किया, वो आखिर में किया हमने. एंड देन प्रिपेयर एंड पोस्ट दी क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस. क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया. सो एज शोन ऑन दिस स्लाइड, स्टेप 1 to 9 आर द मेन अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स हैं जो 1 by 1 हम करते हैं. और इसको कॉम्प्रीहेंड करें, इसको आप रिविजिट करें. 1 by 1 हमने पिछली स्लाइडों पे इसका दिखाया आपको डिटेल में. अभी हम बात करेंगे करेक्टिंग एंट्रीज एंड अनअवॉइडेबल स्टेप. हमने बात की थी कि करेक्टिंग एंट्रीज भी लगानी पड़ती हैं और ये वाकई अनअवॉइडेबल स्टेप है. करेक्टिंग एंट्रीज क्या हैं? दे आर नेसेसरी इफ द रिकॉर्ड्स आर एरर फ्री. यानी अगर रिकॉर्ड्स एरर फ्री हैं तो फिर ये अननेसेसरी, इनकी जरूरत नहीं है. लेकिन जनरली सारे रिकॉर्ड्स में एरर होते हैं तो इसलिए एडजस्टिंग एंट्रीज की आपको जरूरत पड़ती है. दे आर मेड व्हेन एवर एन एरर इज डिस्कवर्ड. जब भी कोई एरर डिस्कवर हो उसके साथ ही फौरन एडजस्टिंग एंट्रीज कर दी जाती हैं ताकि ये प्रॉब्लम, ये जो सिम्टम्स या डिजीज है लिंगर ऑन ना हो. फिर इट मस्ट बी पोस्टेड बिफोर क्लोजिंग एंट्रीज. क्लोजिंग एंट्री से पहले पोस्ट कर दी जाती हैं, सो प्लेस कर दी जाती हैं ताकि प्रॉब्लम उसको ना आए और क्लियर हो. इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग अ करेक्टिंग एंट्री, इट इज पॉसिबल टू रिवर्स दी इनकरेक्ट एंट्री एंड दी प्रिपेयर दी करेक्ट एंट्री. बाज केसेस में करेक्टिंग एंट्री नहीं भी लगाते और रिवर्स करके आप करेक्ट एंट्री को भी लगा सकते हैं. अभी आप गौर करें, इनकरेक्ट एंट्री की एग्जांपल आपको दी है. कैश, जैसा कि स्टेटमेंट में ऊपर है 780 का है, सर्विस रेवेन्यू में चला गया 780. करेक्ट एंट्री क्या है? कैश जो है 780 आया है और अकाउंट्स रिसीवेबल में, बेसिकली अकाउंट्स, उसको सर्विस रेवेन्यू की बजाय अकाउंट्स रिसीवेबल में लेके जाना चाहिए था, तो इन्होंने साथ ही करेक्ट एंट्री लगी. सो इट्स अ करेक्टिंग एंट्री नीचे लिख दिया जाता है और अकाउंट्स की क्रेडिबिलिटी, उनकी विजिबिलिटी और उनकी ट्रांसपेरेंसी और उनकी करेक्टनेस को इंश्योर कर लिया जाता है. सर्विस रेवेन्यू जो है एंड पे लिख दिया जाता है 780 ताकि वो क्लियर हो जाए कि ये एंट्री सर्विस रेवेन्यू के अगेंस्ट है इंस्टेड ऑफ कि वो अकाउंट्स रिसीवेबल में आए. ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो आपकी करेक्ट एंट्री के लिए बताई गई हैं. फॉर एग्जांपल ये कॉमनी है जिसका मतलब कहा गया है कि जी दी परचेज ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट फॉर 1750 वाज रिकॉर्डेड एज ए डेबिट एंड टू सप्लाईज एंड ए क्रेडिट टू अकाउंट्स पेएबल एट इज अकाउंट 1750. इनकरेक्ट एंट्री क्या थी इसकी? हम दोबारा शुरू किया हमने, हम दोबारा शुरू करते हैं जिस स्लाइड को. हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की जो कि करेक्टिंग एंट्रीज की बात कर रहे हैं और अनअवॉइडेबल स्टेप के तौर पे ली जाती है और कैसे साथ ही हम करेक्ट करते हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको. तो बात हो रही है कि जी सप्लाई परचेज फॉर द अकाउंट्स आर 1750 की आई थी. दे वर रिकॉर्डेड एज ए डेबिट टू सप्लाईज एंड ए क्रेडिट टू अकाउंट्स पेएबल इज 1750. इनकरेक्ट एंट्री क्या थी? इन्होंने कहा जी सप्लाई जो है 1750 की आई डॉलर्स की, अकाउंट्स पेएबल हो गए 1750. करेक्ट एंट्री क्या है? सप्लाई थी 1570 और अकाउंट्स पेएबल थे 1570. ये एक डिफरेंट फिगर लिखा गया था
और करेक्टिंग एंट्री जो है वो आगे इसकी आगे अकाउंट्स पेबल इज 180 डिग्री का जो डिफरेंस था वो लिख दिया गया सो दैट कि करेक्टनेस साथ ही पोस्ट हो जाए, एडजस्ट हो जाए, डॉक्यूमेंट हो जाए फॉर द लॉन्ग रन। और सप्लाईज को भी 180 के तौर पे उसमें से निकाला गया। द कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल जो है उसको हमने पहले भी बात की थी, अभी दोबारा आपकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए बात करते हैं कि कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल किस तरह चला, कैसे चला, स्टेप 1 से लेकर लास्ट तक। स्टेप 1 इज रिकग्नाइज एंड रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उस बिजनेस यूनिट की, उस इंटरप्राइज की, उस बिजनेस सेटअप की, पहले तो उसकी रिकग्नाइज एंड रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शंस, देन जर्नलाइज दी ट्रांजेक्शंस, उनको जर्नलाइज करें, देन पोस्ट टू दी लेजर अकाउंट्स को पोस्ट करें फिर, एंड प्रिपेयर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है वो प्रिपेयर करें। फिर उसके बाद एंड पे कंटिन्यू नेक्स्ट स्लाइड, उसमें देखें इसके साथ अगली स्लाइड पे हम आएंगे, लेकिन साथ ही मैं आपको बताएं जब आप रिकग्नाइज एंड रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं साथ ही अपने सोर्स डॉक्यूमेंट की एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आपने किया है, फिर उसने जनरल में किया है ये जो जर्नलाइज ट्रांजेक्शन है, और साथ ही पोस्ट टू लेजर में जो किया है इस डॉक्यूमेंट को जनरल लेजर डॉक्यूमेंट कहते हैं जो पैरेलल में चल रहे हैं। और फिर अगले स्टेप को हमने नाम दिया स्टेप 4 को, जो हम कहते हैं प्रिपेयर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ ग्राउंड लेजर, इसको कहते हैं जी ट्रायल बैलेंस अनएडजस्टेड के तौर पे इस कॉलम को हमने रीड किया। ये वो कॉलम है जो ग्राउंड आपके अपीयर हो रहे हैं। आप जब अगली स्लाइड में जाते हैं स्टेप 5 आपका हुआ डिटरमिन एडजस्टिंग एंट्रीज एंड आर जर्नलाइज। एडजस्टिंग एंट्रीज को आपने डिटरमिन किया तो ये आपके रीपेयर हुई कंपैटिबल कॉलम है, दैट इज दी जर्नल। उसके बाद पोस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज टू दी जर्नल लेजर, एडजस्टिंग एंट्रीज जो आपने जर्नल लेजर को पोस्ट की और ये हुई जर्नल लेजर अकाउंट्स एडजस्टेड, एडजस्ट होने के बाद वो हुई। 7वां स्टेप जो है आपका प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ ग्राउंड लेजर एडजस्टेड। ये बेसिकली ग्राउंड लेजर एडजस्टेड का जो डॉक्यूमेंट है, जो कॉलम है पैरेलल जो आ रहा है उधर ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड के तौर पे देखा जाएगा इसको। और जर्नलाइज क्लोजिंग एंट्रीज, फिर आपने क्लोजिंग एंट्रीज को जर्नलाइज कर दिया, ये फिर जर्नल बन गया। स्टेप 9 जो आपका आया जो बहुत जरूरी है, फिर आपने इसको लिया जी पोस्ट क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ जीएल, तो जीएल माइनस टेम्परेरी अकाउंट्स क्लोज्ड जनरल लेजर जो है। स्टेप 10 था आपका प्रिपेयर पोस्ट क्लोजिंग बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस पोस्ट क्लोजिंग का हमने उसको नाम दे दिया। फिर स्टेप 11 है प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज वर्कशीट बनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसमें से इमर्ज हुई जो हमने बात की। फिर स्टेप 12 है जर्नलाइज रिवर्सिंग एंट्री, ये जर्नल में होंगी रिवर्सिंग एंट्रीज, एंड पोस्ट रिवर्सिंग एंट्रीज टू द ग्राउंड लेजर टेम्परेरी अकाउंट ओपन, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगले अकाउंट के लिए वो ओपन हो गया। ये सारे स्टेप्स आपको एक तरफ स्टेप्स हैं, दूसरी तरफ जो प्रैक्टिकली उनको कॉलम का हमने नाम दिया है, इन 3 स्लाइडों में हमने वो कवर किया है। विद दिस वी फिनिश द लेक्चर 13 और नो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द समरी ऑफ दिस लेक्चर सो दैट वी ऑल आर ऑन दी यू कॉम्प्रीहेंड एंड यू ऑल आर ऑन द सेम फुटिंग कि हमने आज क्या बातचीत की, रिकैप्सुलेट कर सकते हैं। आज की लेक्चर में हमने बात की वर्कशीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया दी प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग द बुक्स को कैसे क्लोज किया जाता है। फिर हमने डिस्क्राइब किया कि दी कंटेंट एंड पर्पस ऑफ द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस क्या था, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस पे बात की थी हमने। फिर स्टेट द रिक्वायर्ड स्टेप्स इन द कंटिन्यूस द अकाउंटिंग साइकिल, हमने अकाउंटिंग साइकिल के 12 स्टेप्स आपसे शेयर किए 1 बाय 1 कि कौन से स्टेप्स पे क्या काम हुआ, उसके पैरेलल जो हमारी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें पैरेलल क्या कॉलम होगा ताकि उसकी एंट्रीज पोस्ट करते आपको साथ साथ पता चल जाए। फिर उसके बाद हमने आपसे बात की एक्सप्लेन दी अप्रोचेस टू प्रिपेयरिंग करेक्टिंग एंट्रीज, करेक्टिंग एंट्रीज की क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, साथ कैसे पोस्ट करते हैं वो भी, उस पर भी हमने बात की थी। फिर आइडेंटिफाई दी सेक्शंस ऑफ दी क्लासिफाइड बैलेंस शीट, क्लासिफाइड बैलेंस शीट के हमने सेक्शंस पे भी बात की सो दैट हाउ टू मूव इन दी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन हमें क्लियर हो। हम बात कर रहे हैं लेक्चर 13 की समरी के, और लेक्चर 13 की समरी की जब हमने बात की तो वर्कशीट क्या है, व्हाट इज अ वर्कशीट, इस पे भी हमने बात की थी। अ सिंपल कॉलम फॉर्म यूज्ड इन दी प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल शीट, कॉलम 1 बाय 1 भी हमने यूज किए, कैसे एंट्रीज पोस्ट होती हैं, कैसे इसको देखा जाता है, वो भी उस पर भी हमने बात की। और हमने ये इस पे बात की कि वर्कशीट जो है ये परमानेंट अकाउंटिंग यूनिट नहीं है, इट्स नॉट अ परमानेंट डॉक्यूमेंट, इट्स अ टेम्परेरी डॉक्यूमेंट। और इसका 5 स्टेप प्रोसेस भी हमने देखा। और
वर्कशीट का यूज जो है ऑप्शनल है, यू मे यूज एंड यू मे नॉट यूज इट, बट स्टेप वाइज it is this a need to be, it is up to the decision maker or the stakeholders के how to use it. Ladies and gentlemen, we finish our lecture 13. मैंने इसकी समरी भी आपसे शेयर की। अभी बिफोर क्लोजिंग लेक्चर 13, आपको पता है हर लेक्चर के एंड पे भी मैं एक अच्छा मैसेज शेयर करता हूँ फॉर द पर्पज ऑफ गुडनेस। वो कहते हैं ना, दुनिया उते रख फकीरा इंज तो अपना बैन खलोन, कोल होवे ते हसन लोकी छड़ जावे ते रोन। I want to share these things with you apart from the professionalism जो अकाउंटिंग है। मैं आपसे इसलिए ये साथ शेयर करना चाहता हूँ, साथ साथ हमें ये इम्प्रूवमेंट दें और आगे हम पढ़ें। इब्ने तमीमिया की एक शेख है, डोंट डिपेंड टू मच ऑन एनीवन इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इवन योर ओन शैडो लीव्स व्हेन यू आर इन द डार्कनेस। इब्ने तमीमिया का ये कॉल हमारे लिए एक रोशनी की तरह है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों पर डिपेंड ना करें, अपनी हर उस चीज़ पे डिपेंड करें, उस पोटेंशियल पे डिपेंड करें जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। अकाउंटिंग में हो, प्रोफेशनलिज्म में हो, कम्युनिटी की वेलफेयर पे हो, यू गॉट टू डू इट योरसेल्फ एंड यू गॉट टू बी मोटिवेटेड टू डू इट योरसेल्फ सो दैट कि आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं और एक अच्छे तरीके से चलते हैं। एक दूसरी चीज़ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, वो उसमें आप शेयर करते हैं, आपने फरमाया इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी पेशेंट बट टू वेस्ट द रिवार्ड्स फॉर द पेशेंस इज़ वर्स। कहते हैं कि जो सब्र करना मुश्किल होता है, जो सब्र का रिवॉर्ड है जो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा मैं आपसे शेयर करता हूँ कि थोड़ा वायलेंस कम करें ज़िंदगी में। इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ है। लोगों को थोड़ी कंफर्ट जोन ज़्यादा दें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके और मेरे लिए हर लिहाज से बेहतरी फरमाएंगे और हमें अच्छाई की तरफ लेके जाएंगे और हमें और अच्छाई होगी। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा हामी नासर हो। मेरी तरफ से आपको, आपके पेरेंट्स को खास अस्सलाम वालेकुम, और अल्लाह ताला मेरे और आपके दिल की सारी दुआएं कबूल करे और हमेशा हमें किसी का कायनात में सोया अपनी ज़ात के मोहताज ना करे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।